हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू के लॉ क्लासेस। मैं हूं काशिफ खान और आज के हिंदू लॉ के 8वें लेक्चर में हम थ्योरीज ऑफ डिवोर्स को डिस्कस करेंगे। थ्योरीज का कंसेप्ट पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि हिंदू लॉ में जो डिवोर्स का कंसेप्ट है वो कहाँ से आया है, कैसे आया है और किस चीज़ पे ये बेस्ड है। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे, सारी थ्योरियों को जानेंगे, उनके क्रिटिसिज्म को भी देखेंगे और सारी चीज़ों को एक ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले डिवोर्स को समझते हैं। डिवोर्स का मतलब क्या होता है? डिवोर्स का मतलब होता है लीगल डिसोल्यूशन एंड टर्मिनेशन ऑफ मैरिज बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट। कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा जो मैरिज को डिसॉल्व किया जाता है उसको हम डिवोर्स कहते हैं। ठीक है, पार्टी क्या करती हैं, कोर्ट में जाती हैं, कोर्ट में जाके एप्लीकेशन देती हैं कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना है या मुझे अपने वाइफ के साथ नहीं रहना है, और वहाँ पे कोर्ट जो है सिचुएशन को देखती है, गलतियाँ देखती है या फिर जो बातें हैं वो सारी देख के यहाँ पे ऑर्डर करती है। तो जब कोर्ट ऑर्डर कर देती है, ग्रांट कर देती है यहाँ पे अगर डिवोर्स पार्टी को, तो पार्टी के बीच में जो हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता है वो खत्म हो जाता है, मतलब कि वो हस्बैंड एंड वाइफ अब नहीं रहते हैं। अगर हम पुरानी थ्योरीज की बात करें तो शास्त्रिक हिंदू लॉ की थ्योरी के हिसाब से अगर हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन है वो मिजरेबल भी हो गया है या फिर सॉरोफुल हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा है, वो अब एक दूसरे के साथ नहीं भी रह सकते, तब भी उनको एक दूसरे के साथ रहना होगा और उसी रिश्ते के साथ उनको मरना होगा। ये पुरानी थ्योरी कहती थी। मनु भी जो है एक तरह से डिवोर्स को सपोर्ट नहीं करते थे। उनका भी कहना था कि जो डेथ है, मतलब जो मौत है, मृत्यु है, वही सिर्फ और सिर्फ जो है एक हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को ख़त्म कर सकती है, उसके अलावा इस रिश्ते को नहीं ख़त्म किया जा सकता। वो कहते हैं वाइफ जो है कभी भी हस्बैंड के तरफ से रिलीज़ नहीं किया जा सकता बाय अबेंडमेंट या बाय सेल, या कोई भी जो स्पाउस है वो सेपरेट नहीं हो सकता किसी भी तरीके से, है ना। तो यहाँ पे अगर हम पुराने थ्योरी की बात करें तो पहले जो है हिंदू लॉ में कोई भी डिवोर्स का कंसेप्ट नहीं था। आपका जन्म जन्म का रिश्ता होता था, आपकी अगर शादी हो जाती है तो आप जो है मरते दम तक उसके हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बस एक बात कही है कि मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है म्यूचुअल कंसेंट से अगर मैरिज जो है इलिजिटिमेट है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इलिजिटिमेट मैरिज को ही डिसॉल्व किया जा सकता है, वो भी म्यूचुअल कंसेंट से। इसके अलावा भी इन्होंने भी जो है एक तरह से कह लें तो डिवोर्स की बात नहीं करी है। तो डिवोर्स की बात कहाँ से स्टार्ट हुई? डिवोर्स की बात स्टार्ट होती है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से, और यही जो है प्रोविजन लेट डाउन करता है अंडर सेक्शन 13, 13B, 14 एंड 15, जो कि पूरा का पूरा टोटल एक तरह से डिवोर्स की बात करता है कि आपको बहुत सारे ग्राउंड्स देता है जिसपे आप डिवोर्स ले सकते हो, चाहे आप अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले रहे हो, चाहे आप अपनी वाइफ से डिवोर्स ले रहे हो। तो अब थ्योरी की बात करते हैं तो 3 थ्योरी है। पहली है गिल्ट और फॉल्ट थ्योरी, दूसरी है म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी एंड तीसरी है इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की थ्योरी। तो इन तीनों थ्योरी को हम आगे जो है अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहली जो थ्योरी है उसको डिस्कस करते हैं, गिल्ट या फॉल्ट थ्योरी ऑफ डिवोर्स। यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि किसी न किसी का गिल्ट है या किसी न किसी के साइड से कोई फॉल्ट है ना। मतलब कि एक पार्टी यहाँ पे जो है वो इनोसेंट पार्टी है और दूसरी पार्टी जो है यहाँ पे एक तरह से गिल्टी पार्टी है जिसने कुछ गलत करी है। एक तरह से हम कह लें किसी ने कोई भी तरीके का मैट्रिमोनियल ऑफेंस कमिट किया है। तो दूसरी पार्टी जो होगी, जो पार्टी इनोसेंट होगी, उसके पास ये राइट होगा कि वो कोर्ट में जाए और उस गिल्टी के ग्राउंड पे उससे डिवोर्स ले ले। ठीक है, तो ये एक तरह से रेमेडी मिलती है कोर्ट से कि सामने वाली पार्टी ने गलती करी तो आप उससे डिवोर्स ले लो। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है वो अमेंड किया गया था मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, और इसके बाद इसने 9 ग्राउंड बताए जिसके अंदर आप जो है डिवोर्स ले सकते हैं। ये 9 ग्राउंड्स क्या है? सेक्शन 13(1) 9 ग्राउंड्स की बताता है। एडल्ट्री, क्रुएलिटी, डिजर्शन, इंसैनिटी और मेंटल डिसऑर्डर, कन्वर्जन, वेनरल कम्युनिकेबल डिजीज, रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। यहाँ पे जो 9वां ग्राउंड था वो लिप्रोसी था। ठीक है, जिसको जो है 2019 में पर्सनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसको हटा दिया गया है, अभी आपको याद रखना है। तो ये जो अभी के टाइम में 8 ग्राउंड हैं, पहले 9 ग्राउंड थे, अभी के टाइम में 8 ग्राउंड है जिसपे हम कह लें कि गिल्ट थ्योरी के ग्राउंड पे जो हम डिवोर्स ले सकते हैं। यहाँ पे एक और बात जानने की है कि जो सारे ग्राउंड है ये हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को दिए गए, मतलब कि वाइफ अगर ये गलती करती है तो हस्बैंड को मिल जाएगा, हस्बैंड अगर गलती करता है तो वाइफ को मिल जाएगा। लेकिन कुछ एडिशनल ग्राउंड है जो सिर्फ और सिर्फ वाइफ को दिए गए हैं, जैसे कि हस्बैंड अगर बाइगैमी कमिट करता है, मतलब वो दूसरी शादी कर लेता है, हस्बैंड अगर गिल्टी होता है रेप, बिस्टैलिटी या सोडोमी का, या फिर वो कोहिबिट नहीं करता है अपनी वाइफ के साथ, अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर वाइफ के फेवर में पास हो जाता है अंडर सेक्शन 18 ऑफ द एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर में, या अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी में, वाइफ के फेवर में अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हो जाता है, 1 साल तक कोई कोहेबिटेशन नहीं होता है, तो यहाँ पे वाइफ के पास ये ग्राउंड हो जाएगा डिवोर्स का। वहीं आता है फिर ऑप्शन ऑफ पुबर्टी। ऑप्शन ऑफ पुबर्टी आपको मालूम होगा कि अगर 15 साल से पहले अगर लड़की की शादी होती है तो उसके पास ये राइट है कि वो 15 साल के बाद और 18 साल के बीच में हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। तो ये सारे ग्राउंड जो है क्या है, गिल्ट थ्योरी को बताते हैं कि गिल्ट थ्योरी के अंदर जो है आप
डिवोर्स ले सकते हैं। सो चलिए अब बात करते हैं म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी की। तो म्यूचुअल कंसेंट के नाम से आपको पता चल रहा है कि पार्टी जो है म्यूचुअली एग्री होती हैं एक दूसरे से डिवोर्स लेने पे, मतलब कि दोनों की यहाँ पे सहमति होती है। दोनों पार्टी क्या करती हैं, कोर्ट में जाती हैं, एप्लीकेशन फाइल करती हैं और डिवोर्स ले लेती हैं। तो जैसे कि कहा जाता है कि दो पार्टी के पास ये राइट है कि वो फ्री विल से जो है शादी के कॉन्ट्रैक्ट कर लें, मतलब शादी के बंधन में बन जाएं, तो उनको ये भी अलाउ किया जाता है कि अपने रिलेशन को वो म्यूचुअली डिसॉल्व भी कर सकते हैं। तो म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी का क्या कहना है कि वो एक तरह से जैसे फ्रीडम ऑफ मैरिज है आपके पास, उसी तरीके से आपके पास फ्रीडम ऑफ डिवोर्स भी। ऐसा नहीं कि आपको जो है मैरिज करने का राइट है तो आपको डिवोर्स करने का राइट नहीं है। ये एक तरह से जो राइट ऑफ डिवोर्स है वो सपोर्ट करता है, लेकिन म्यूचुअली दोनों पार्टी एक साथ जो है सहमति से जाके डिवोर्स ले सकते हैं कोर्ट में। इसका जो प्रोविजन है वो सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है, जिसको ऐड किया गया था मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। तो 1976 का अमेंडमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिवोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी एग्जाम में अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आगे बात करते हैं तो म्यूचुअल कंसेंट में क्या है, बोथ पार्टी जो है एक ज्वाइंट पिटीशन फाइल करती है कोर्ट में, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअली आप फाइल कर रहे हैं ना। तो यही जो है इसका एक क्रिटिसिज्म भी है, क्योंकि इस थ्योरी में ये कहा जाता है कि ये थ्योरी के अंदर जो है, या इस ग्राउंड की बात करें तो इस ग्राउंड के अंदर जो है डिवोर्स लेना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बोथ पार्टी की कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक पार्टी रिफ्यूज़ कर देती है कंसेंट देना तो यहाँ पे डिवोर्स जो है ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। चलिए अब बात करते हैं जो थर्ड थ्योरी है, इरिट्रेबल ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ डिवोर्स का, उसके बारे में। तो इस थ्योरी के अंदर अंदर ये बात कही जाती है कि अगर मैरिज ऐसी है जो कि इरिट्रेबली ब्रेकडाउन हो चुकी है, मतलब कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि ऐसी शादी का जो रिश्ता है हस्बैंड एंड वाइफ का वो ऐसा हो गया है कि अब कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है उसको रिस्टोरेशन की, है ना, कि उसको ठीक किया जा सके। तो यहाँ पे अच्छा ये है कि उन दोनों को अलग कर दिया जाए। Neither party of the spouse can live peacefully together and acquire the benefit of married relationship, then it is presumed that the breakdown of relationship de facto, है ना। पार्टी के बीच का जो रिश्ता है वो ऐसा हो गया है कि वो एक दूसरे के साथ पीसफुली नहीं रह सकते, मैरिज का जो बेनिफिट है वो नहीं उठा सकते, तो इसलिए ये प्रिज्यूम किया जाता है कि उनके बीच की जो शादी है वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब बस उनको कोर्ट में जाना है और डिवोर्स ले लेना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे किसी की शादी हुई है और 2-3 साल से वो लोग अलग रह रहे हैं, या उससे ज़्यादा सालों से वो लोग अलग रह रहे हैं बिना किसी रीज़न के, बिना किसी वजह से, और घर वालों ने बहुत अटेम्प्ट किया उन लोगों की जो शादी है उसको रिस्टोर करने का, लेकिन वो फेल हो गए। ठीक है, तो लॉ के द्वारा ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि उनकी जो मैरिज का जो रिश्ता है वो टोटली अनवर्केबल है, उनको अब मैरिज के रिश्ते में बांध के रखना जो है बहुत गलत होगा, इसलिए क्योंकि उनको इमोशनली और फिजिकली जो उनका जो रिश्ता है वो डेड हो चुका है और कोई होप नहीं है कि स्पाउस जो है एक दूसरे की जो ड्यूटी है उसको कंटिन्यू करें। सो इसमें जो इंपॉर्टेंट केस है वो है यूसुफ वर्सेस सोरम्मा का, 1971 का केस है। इसमें जो जस्टिस थे इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। इन्होंने कहा है कि गुलाब में जो है कांटे होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ कांटा हो और कोई गुलाब ना हो तो उस कांटे को पकड़ के रखना जो है बहुत दर्दनाक हो सकता है आपके लिए, है ना। सिर्फ कांटे को आप पकड़ के रखेंगे तो आपके हाथों में वो चुभेगा, खून निकलेगा और आपको तकलीफ देगा। तो इससे अच्छा अगर मैरिज का जो रिश्ता है वो ऐसा हो जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांटे हैं, तो उस रिश्ते को ख़त्म कर देना ही बहुत ज़्यादा सही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग प्ली ली यूनियन ऑफ इंडिया को, ये कहा कि आप जो है इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ऊपर लॉ बनाएं और एक सेपरेट ग्राउंड बनाएं अंडर सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में, और इसको अमेंड किया जाए। तो यहाँ पे जो 71st रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 1978 में, ये भी इसी थ्योरी से डील करती थी और ये कहती थी रिपोर्ट जो है, और ये क्वेश्चन करती थी कि कंडीशन एप्लीकेबिलिटी और एक्सटेंड होगी कि किस चीज़ के ऊपर ये जो पूरी थ्योरी है उसको एज ए ग्राउंड ऑफ डिवोर्स अंदर हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो रखा जाए। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस और है नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली का। इस केस का भी बहुत ज़्यादा फैक्ट जो है वो चर्चा में रहता है इसके मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ बहुत सालों से अलग रहते हैं, 10 साल के ऊपर जो है ये लोग अलग रहते हैं। इन्होंने एक दूसरे के ऊपर बहुत सारा मैट्रिमोनियल केस किया होता है। तो यहाँ पे कोर्ट क्या देखती है कि इनकी जो शादी है वो ऐसी खत्म हो चुकी है कि इनको एक साथ रखा अब नहीं जा सकता। तो अच्छा है कि ये लोग एक दूसरे के ऊपर इतने केस करें, कोर्ट के चक्कर लगाएं और ये सारी चीज़ें जो हैं इन दोनों को परेशान करें। तो इससे अच्छा है कि इनके रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पे डिवोर्स देगा कौन। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ऊपर डिवोर्स देगी, और अभी भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के अंडर जो है वो डिवोर्स ग्रांट किया है। तो ये कोई भी कोर्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस ग्राउंड पे आपको डिवोर्स दे सकती है।
सो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बाकी लोगों में भी शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी इसका बेनिफिट पहुंच सके। मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, कीप रीडिंग।